हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी एजुकेटेड। दिस इज साक्षी। तो आज हम डिस्कस करेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन के टाउन प्लानिंग के बारे में कि आज से 5000 वर्ष पहले कैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने एक सुनियोजित ढंग से नगरों की व्यवस्था की हुई थी। वैज्ञानिक उस समय की टाउन प्लानिंग को देखकर दंग रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक प्रशंसा भी करते हैं। तो ऐसा क्या खास था हड़प्पन सिविलाइजेशन की नगर व्यवस्था में, तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। परंतु आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। नगर व्यवस्था में सबसे पहले आते हैं सुनियोजित नगर व्यवस्था। वेल टाउन प्लानिंग। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से हमें पता चलता है कि उस टाइम के जो लोग थे वो अक्सर नगरों में रहा करते थे। और हमें जो नगर मिले हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, कालीबंगन, धौलावीरा, ये सारे नगर जो हमें मिले हैं उनसे हम अनुमान लगा सकते हैं कि उस टाइम के लोग नगरों में रहते थे। और नगरों का निर्माण बहुत ही वैज्ञानिक और सुनियोजित ढंग से किया जाता था। नगर के बीचों बीच एक सड़क होती थी जो बहुत ही चौड़ी होती थी। नगरों में छोटी छोटी गलियां होती थी और वो गलियां सड़क में खुलती थी और सड़क में चौराहे भी बने होते थे। हड़प्पा से हमें एक लंबी दीवार मिली है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि नगरों के चारों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से बहुत बड़ी दीवार भी बनाई जाती। टाउन प्लानिंग में नंबर 2 पे आते हैं सुव्यवस्थित निकास व्यवस्था, वेल ड्रेनेज सिस्टम। इस सभ्यता की सबसे आकर्षक बात यह है कि आज से 5000 वर्ष पहले भी लोग आज के लोगों की भांति वैज्ञानिक और सुव्यवस्थित ढंग से नालियों का प्रबंध करना जानते थे। ये जो नालियाँ होती थी वे सीमेंट और एक प्रकार की मिट्टी से बनी होती थी। और जो ये नालियाँ है इन्हें ईंटों से ढका जाता था क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि नालियों को खुला छोड़ना कितना हानिकारक है। और ये ईंटें इस प्रकार से लगाई जाती थी ताकि सफाई के दौरान इसे आसानी से हटाया जा सके। हर घर से छोटी छोटी नालियाँ गली की नालियों से मिलती थी और वो जो गली की नालियाँ वो बड़े नाले पे जाकर पानी गिराती थी। वर्षा के पानी को शहर से बाहर ले जाने के लिए या नगर से बाहर ले जाने के लिए एक बड़ी नाली की व्यवस्था होती थी। टाउन प्लानिंग में नंबर 3 पे आते हैं भवन निर्माण कला यानी आर्किटेक्चर। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान हमें यह पता चला है कि उस टाइम एक कमरे के मकान से लेकर बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया जाता था। इन भवनों को हम 3 श्रेणियों में बांटते हैं। एक रहने के घर जिसमें आम आदमी रहते थे, और नंबर 2 पब्लिक हॉल जहाँ पर मीटिंग्स वगैरह होती, और नंबर 3 स्नानागार विशाल। जो नगर के मकान थे उन्हें योजना के तहत बनाया जाता था। बाढ़ आने के कारण उन्हें उनकी जो नींव थी वो बहुत ही पक्की होती थी और उन्हें चबूतरों पर बनाया जाता था। जो घर थे ये पक्की ईंटों से बनाए जाते थे। जो ईंटों का आकार वो 4:2:1 होता था। घर हमेशा 2 या 3 मंजिला होते थे और उनमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ बनाई जाती थी। घरों में बीच में आंगन और उसके चारों तरफ घर होते थे। आंगन में कताई का काम होता था, खाना बनाया जाता था। हर घर में पानी के लिए कुआं बनाया होता था। जो घरों के दरवाजे थे वे गलियों की अपेक्षा सड़कों में खुल, ऐसा सिक्योरिटी और प्राइवेसी रीजन से होता था। घरों में रोशनी के लिए रोशनदान और खिड़कियां बनाई जाती थी और गलियों में रोशनी की भरपूर व्यवस्था होती। नंबर 2 पे आते हैं स्नानागार यानी बाथरूम्स। सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान हमें बहुत सारे स्नानागार मिले हैं, परंतु मोहनजोदड़ो से हमें एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है जो 180 फीट लंबा और 108 फुट चौड़ा है। और इस स्नानागार के बीचों बीच 39 फीट लंबी, 23 फीट चौड़ी और 8 फीट गहरी एक विशाल तालाब है। इस तालाब के पास एक कुआं था जिससे इस तालाब के लिए पानी की व्यवस्था की जाती थी। इस तालाब में उतरने और चढ़ने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियाँ होती थी जो कि दक्षिण और उत्तर की तरफ से होती थी। इस तालाब को समय समय पर साफ किया जाता था। गंदे पानी की निकास के लिए अच्छी व्यवस्था की हुई। घरों और स्नानागार के अलावा हमें सिंधु घाटी की खुदाई के दौरान सार्वजनिक भवन यानी पब्लिक बिल्डिंग्स भी मिली है जिसमें अन्नगार और एक स्तंभों वाला हॉल है। हम अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमें स्तंभों वाला हॉल बहुत बड़ा प्राप्त हुआ है उसमें असेंबली के अधिवेशन हुआ करते होंगे, और जो हमें अन्नगार प्राप्त हुआ है जितना भी वसूली से अन्न प्राप्त होता था वो उसमें स्टोर करके रखा जाता था और अगर कभी अकाल पड़ गया तो उसे बांट दिया जाता था। जो सिंधु घाटी के मकान थे वे सुंदर तो थे ही परंतु मजबूत भी बहुत थे।